देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के राजा जब जैसे ही जेल से निकले बाहर जोरदार तरीके का जश्न शुरू हो गया। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ में जय भीम के नारे के साथ में भारत का संविधान और प्राइम मिनिस्टर इस कॉम्प्रोमाइज के लगाए गए जोरदार तरीके के नारे। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का रहा जेल के बाहर जबरदस्त तरीके का माहौल और इसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस ने बीजेपी को खुला चैलेंज भेजा है। बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ जहां पर ईरान में अमेरिका के दखल के मामले को लेकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर पूछे हैं ऐसे सवाल दोस्तों जिसका जवाब बीजेपी को अपने विदेश नीति को लेकर देना पड़ेगा। बताएंगे कैसे राहुल गांधी के सवाल पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। दोस्तों वहीं पर ईरान और अमेरिका और इजराइल को लेकर क्या चल रहा है अब तक की सारी बड़ी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। दोस्तों बताएंगे कैसे ट्रंप के समर्थकों और अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि ये इजराइल की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बाद हो सकता है कि अमेरिका जल्दी से जल्दी पैर पीछे खींचे। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला एक करके चलेंगे आखिर सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष उदय भानु चिप के जेल से बाहर आने के बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके का उत्साह होकर आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी को फिर से तगड़े तरीके से रिमांड पर लिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भीम जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर एआई इंपैक्ट समिट में किए गए शांतिपूर्ण विरोध के बाद जिस तरीके से माहौल बनाया गया इंडियन यूथ कांग्रेस को लेकर दोस्तों इस पूरे मामले पर इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल गई है। पहले 10 में से 9 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया था दोस्तों, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह था कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को कब छोड़ा जाएगा। दोस्तों राहुल गांधी ने उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के बाद साफ तौर पर कहा था कि हम अपने एक एक बब्बर शेर के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं दोस्तों। आखिरकार देर रात कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आन बान शान के साथ में पूरे सम्मान के साथ में जेल से बाहर आ गए हैं दोस्तों। उदय भानु चिप जैसे ही जेल से बाहर आते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलती है और लोग नारे लगाने शुरू कर देते हैं। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि जेल का ताला टूट गया, हमारा नेता छूट गया। इसके बाद दोस्तों उदय भानु चिप को अपने गोद में उठाकर युवा कांग्रेस के लोग जमकर नाच गाना करते हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस दौरान उदय भानु चिप कांग्रेस पार्टी का झंडा ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके गले में माला नजर आ रही है और इसी के साथ में 2 तस्वीरें काफी दिलचस्प है दोस्तों। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर साफ तौर पर बगल में दिखाई दे रही है जिससे एक क्लियर कट मैसेज भेजा जा रहा है कि बीजेपी वाले कितने भी बड़े हो जाएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से बड़ा भारत के अंदर कोई नहीं है और किसी नेता के सनक से देश का कानून नहीं चलेगा बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रावधानों के हिसाब से देश का कानून चलेगा दोस्तों। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाकर प्रतीकात्मक तौर पर विरोध किया गया है। इसके बाद ढोल नगाड़े बजाए गए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का झंडा भी लहराया गया और संविधान की प्रतियां भी लहराई गई। और इस दौरान उदय भानु चिप ने अपने हाथ में एक पोस्टर लिया हुआ था दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि रोल बैक इंडो यूएस ट्रेड डील यानी भारत के किसान के विरोध में और अमेरिका के समर्थन में किए गए व्यापार सौदे को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। यानी जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया था इंडिया इंपैक्ट समिट में, उस बात पर कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर अपने युवा मोर्चा के साथ में खड़ी है दोस्तों। और इसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस कहता है कि क्या सोचा था डर जाएंगे, तिहाड़ जेल से निकलकर भी पहला सवाल और मांग वही है कि भारत विरोधी यूएस ट्रेड डील रद्द करो। तिहाड़ जेल से रिहा हुए कांग्रेस पार्टी के यूथ मोर्चा के अध्यक्ष उदय भानु चिप तो नारे वही लग रहे हैं। इसके बाद उदय भानु चिप ने भी इस पूरे मामले को लेकर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम पर, और तुम जेल दिखाते हो हम संघर्ष दिखाते हैं, तुम दमन लाते हो हम इंकलाब जगाते हैं। हम राहुल गांधी के बब्बर शेर है, झुकना हमारी फितरत नहीं। भारत विरोधी ट्रेड डील रद्द होकर रहेगी, इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। और इंडियन युवा कांग्रेस को बाहर करने के लिए, जेल से निकालने के लिए दोस्तों जिन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी थी उसमें कांग्रेस पार्टी लीगल सेल के युवा वकीलों ने पूरी जान लगा दी दोस्तों। अपडेट यह है कि पकड़ा गया था युवा कांग्रेस के लोगों को दोस्तों और जमानत दिलवाने के लिए युवा कांग्रेस से ही जुड़े हुए यानी युवा कांग्रेस के लीगल सेल ने ही पूरी ताकत लगा दी। और युवा लीगल सेल के जो वकील है दोस्तों उन्होंने डंके की चोट पर पूरी रात संघर्ष किया और लगातार रात कोर्ट के परिसर में मौजूद रहे। 4-4 बजे सुबह तक मौजूद रहते थे कोर्ट परिसर में इस उम्मीद में कि जज साहब कोई फैसला देंगे और जल्दी से जल्दी जेल से बाहर करेंगे। लेकिन बार बार जज साहब के सामने आकर पुलिस वाले कोई ना कोई बहाना बना देते थे दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऊपर से दबाव था, सारा गेम ऊपर से चल रहा था। लेकिन युवा कांग्रेस के वकीलों ने भी डंके की चोट पर रात बिताकर यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता एक एक जेल से बाहर निकले और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत सुनिश्चित करने के लिए यूथ कांग्रेस ने पूरी तत्परता दिखाई। यानी लड़ाई थी युवा कांग्रेस की और खड़े थे कांग्रेस पार्टी के युवा वकील दोस्तों, जिससे पता चलता है कि आने वाली पीढ़ी कांग्रेस पार्टी की और दमदार तरीके से काम कर रही है। यानी जोरदार तरीके से मुद्दे पर प्रदर्शन, उसके बाद जेल से बाहर निकालने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का इस्तेमाल करने का काम कांग्रेस पार्टी के युवा वकील कर रहे हैं। यानी दोनों अपने तरीके से काम करके उन्होंने बता दिया है
कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता अगर मामले में घुस जाए और पूरी कोशिश लगा ले, पूरी ताकत लगा ले, तब भी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को 10 से 15 दिन जेल में रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और सारे कार्यकर्ता जेल से बाहर निकल चुके हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये युवा कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है और युवा वकीलों की भी जमकर तारीफ की जानी चाहिए, दोस्तों अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी की एक और चुप्पी को लेकर राहुल गांधी पूरी तरीके से टूट पड़े हैं। दोस्तों राहुल गांधी भड़कते हुए मोदी से पूरे मामले में बयान देने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों दरअसल अपडेट यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो शत्रुता बढ़ती जा रही है, दुश्मनी बढ़ती जा रही है, ये एक संवेदनशील मामला है और लगातार 1 करोड़ भारतीय लोग जो पूरे गल्फ देशों के अंदर रहते हैं वो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधित चिंताओं को लेकर हमको अपना पूरा ध्यान यहाँ पर देना चाहिए और संप्रभुता के उल्लंघन के मामले को लेकर भी हमको देखना चाहिए। ईरान एक तरफा हमलों के साथ साथ अलग अलग पश्चिम एशियाई देशों के हमले की निंदा की जानी चाहिए। यानी ईरान पर जो हमला हुआ है और ईरान ने जिस पर हमला किया है, दोनों मामले पर हमको निंदा करनी चाहिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए क्या वो विश्व की व्यवस्था को लेकर, यानी दुनिया का जो कानून है उस कानून के अंदर क्या किसी देश के सबसे बड़े हेड को यानी सुप्रीम लीडर की हत्या कर देने को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मानते हैं? क्या इस बात का नरेंद्र मोदी समर्थन करते हैं कि किसी देश के सबसे बड़े हेड की हत्या कर दी जाए? और क्या इसको वर्ल्ड ऑर्डर के कानून के तहत माना जाता है? यानी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कानून होता है जिसे इंटरनेशनल कानून जो लोग आपस में मानकर चलते हैं। तो क्या ऐसे में अमेरिका और उसके गुंडेपने के कारण किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी देश के हेड की हत्या कर दी जाएगी तो क्या उसका समर्थन कभी किया जा सकता है? नरेंद्र मोदी को इस मामले पर खुलकर बोलना चाहिए और डंके की चोट पर इस तरीके की हत्याओं का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साध रहे हैं जिससे भारत की दुनिया भर के अंदर साख कम होती जा रही है, यानी भारत की छवि को भारी नुकसान हो रहा है। अगर भारत को चाइना के सामने एक विकल्प पेश करना है तो भारत को ऐसे मुद्दे पर खुलकर बोलना पड़ेगा ताकि जितने भी छोटे देश हैं दोस्तों और खासकर जो दक्षिण के देश हैं वे सबके सब इंडिया के साथ में खड़े रहे। एक टाइम था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नैम नीति के साथ आगे बढ़ती थी, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी दोस्तों, गुट निरपेक्ष काम कर रही थी, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी ने 150 से ज्यादा देशों को एकजुट करके अमेरिका और रूस पागलपन के खिलाफ खड़ा कर दिया था। लेकिन आज बीजेपी सरकार की नीति पूरी तरीके से दोस्तों अमेरिका का बिल्कुल विरोध नहीं करती है, जिसे लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं और गुस्सा भी दिखा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर अमेरिका में तो बुरा हाल हो रखा है। अमेरिका के लोग अब खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए और बोलने लगे कि हमको अपने युद्ध में इन्होंने जबरदस्ती घुसा दिया है। अपडेट यह है दोस्तों कि अमेरिका का विदेश मंत्री ही मैदान में कूदा है। हुआ ये कि जो नेता अमेरिका के अंदर ट्रंप को सपोर्ट करते हैं दोस्तों उनको मागा कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले लोग कहे जाते हैं। और इनमें से कई सारे लोग जो हैं वो केवल अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं, यानी अमेरिका का विकास होना चाहिए, दुनिया भर में क्या हो रहा है वो भाड़ में जाए। लेकिन अब अमेरिका ने जिस तरीके से इजराइल का सपोर्ट करते हुए ईरान पर हमला करने की कोशिश की है दोस्तों, अब अमेरिका को अपने घर से ही जोरदार तरीके का दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप के सपोर्टर, मागा के सपोर्टर, जिसमें विदेश मंत्री मैक्रो रूबियो भी है, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए इजराइल के ऊपर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि इजराइल हमको अपने युद्ध में, अपने जंग में जबरदस्ती घसीट रहा है। यानी अमेरिका का विदेश मंत्री खुलकर बोल रहा है कि वो इजराइल का युद्ध नहीं लड़ना चाहते, ईरान में जाकर इजराइल पंगे ले रहा है और अमेरिका क्यों सपोर्ट करे उसको, अमेरिका अपने संसाधनों का इस्तेमाल, रिसोर्स का इस्तेमाल क्यों करे इजराइल के पीछे। लेकिन सबको पता है दोस्तों कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसका पूरा कंट्रोल इजराइल के पास है, क्योंकि इजराइल जानता है कि अमेरिका में ट्रंप को कैसे अपने साथ में लाया जा सकता है। ट्रंप का एप्स्टीन फाइल में नाम है, ये बात सबको पता है दोस्तों। और अगर ट्रंप ने सपोर्ट नहीं किया इजराइल को तो पूरी तरीके से फाइल खुल जाएगी। शायद फाइल के दबाव में ही सपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप को अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हम इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो दुनिया में जाकर अलग अलग देशों में जाकर बदतमीजी कर रहा है, तो वो खुद झेले, हम उस पर सपोर्ट करने के लिए उसके साथ क्यों जाए? अब ऐसे में दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्री भी जब खुलकर ये बात बोलने लगे हैं तो इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर ट्रंप पर दबाव बनेगा। और ट्रंप के भाषणों को अगर आप सुनेंगे तो उनके मुंह से खुशियां पूरी तरीके से उड़ चुकी है दोस्तों, हताश हो चुके हैं, कंधे झुक चुके हैं। तो अब अमेरिका से एक बात आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इजराइल को अकेले छोड़कर अमेरिका निकल लेगा। और जब इजराइल अकेला होगा दोस्तों तो उसको और बुरी तरीके से ईरान पीटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार भी जब जून में सही तरीके से ईरान ने ठोका था तो उसके बाद इजराइल वाले बात करने के लिए टेबल पर आ गए थे और फिर कुछ दिनों के अमन चैन के बाद एक बार फिर से ट्राई करने के लिए आए हैं कि क्या इस बार ईरान झुक जाएगा। लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो मजबूत है, अंदर से मजबूत है और हजारों साल की एक संस्कृति है, इसीलिए ईरान इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो अमेरिका में और ज्यादा बवाल होगा क्योंकि ट्रंप एप्स्टीन के डर से सपोर्ट कम करेगा नहीं, और अगर ऐसा ट्रंप करेगा तो फिर उसके समर्थक भी ट्रंप को लपेटे में लेना शुरू कर देंगे। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर राजधानी तेहरान सहित कई बड़े शहरों के अंदर भीषण हमले की खबर के बाद भारत के अंदर भी कई जगह पर जोरदार तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ था। दोस्तों, अलग अलग देशों के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए, तो ऐसे में भारत के अंदर भी कई जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। ऐसे में गृह मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। दोस्तों, हालत को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिया है और 28 फरवरी को जारी किए गए पत्र में पश्चिम एरिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित होकर भारत में इसका असर कई जगह पर देखने को मिल सकता है। भड़काऊ भाषण और उग्र गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात रखने के लिए बोला जा रहा है। मंत्रालय ने विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के लिए बोला है। अमेरिका और इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान और बड़े अटैक करेगा। दोस्तों, बीते शाम तो एक अपडेट आई थी कि यूएई के अंदर अमेरिका के कॉन्सुलेट पर, यानी अमेरिका का जो एम्बेसडर जहां रहते हैं दोस्तों, जो उनका दूतावास है, वहां पर अटैक किया गया था। ऐसे में धीरे धीरे करके मामला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से ये आदेश अलग अलग राज्यों को जारी कर दिया गया है कि कोई भी भड़काऊ भाषण ना दे और अपने देश के अंदर स्थिति खराब ना हो। इस बात को लेकर संजीदा रहने की जरूरत है। साथ साथ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के मामले को लेकर पूरा देश एकजुट होता चला जा रहा है। ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो ये कि ईरान के अंदर एक एक ईरानी एकजुट होकर अपनी सरकार के साथ में खड़ा है। दोस्तों, अपडेट ये है कि इजराइल के हमले के कारण 165 स्कूल के बच्चियों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान में जबरदस्त तरीके का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग इकट्ठा होकर अपना सपोर्ट दिखाते हुए पूरा का पूरा ईरान एकजुट हो रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। यानी सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि पूरा का पूरा देश बिखर जाएगा, ईरान बिखर जाएगा, लेकिन ईरान तो और ज्यादा एकजुट हो गया। 165 बच्चों के जनाजे के लिए एक भारी भीड़ देखने को मिली दोस्तों, और भारी संख्या में लोग इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं और ये सबके सब बच्चों को याद करते हुए, इजराइल के कायरता को याद करते हुए और ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों, कुल मिलाकर ईरान में जो कुछ भी इजराइल और अमेरिका के लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा ईरान को एकजुट कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है दोस्तों, और इस मामले के बाद तो ईरान के अंदर और ज्यादा इजराइल और अमेरिका को लेकर गुस्सा है, तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट जेएनयू से सामने आती है, जहां पर जेएनयू के अंदर यूजीसी के मामले को लेकर जोरदार तरीके का विरोध किया गया था दोस्तों। यानी यूजीसी वापस लाने की मांग के तहत आंदोलन किया गया था। लेफ्ट यूनियन के लोगों ने विरोध किया था और वीसी वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिन्होंने जातिवादी मानसिकता वाला बयान दिया था। ये दावा करते हुए आंदोलन जो किया गया उसमें कई सारे छात्रों को अरेस्ट किया गया था दोस्तों। 50 से ज्यादा छात्रों को कस्टडी में लिया गया था। बाद में सभी लोगों को छोड़ दिया गया। 14 लोग बचे हुए थे, 14 छात्र बचे हुए थे, जिनको बाद में छोड़ दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये सारे के सारे छात्र बाहर निकल आए हैं। इससे पहले पुलिस वालों के ऊपर अटैक करने के भी आरोप लगाए गए थे। हालांकि छात्र भी इसमें बड़ी मात्रा में घायल हुए थे, बड़ी संख्या में घायल हुए थे। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें जम्मू कश्मीर की अथॉरिटीज से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोग अपना विरोध जताने के लिए श्रीनगर के अंदर सड़कों पर उतरे हुए थे दोस्तों। यानी जम्मू और कश्मीर के अंदर शिया समाज के लोगों ने विरोध जताया था ईरान के सुप्रीम लीडर के हत्या के मामले को लेकर दोस्तों। ऐसे में आयतुल्ला खामेनी के शोक में लोग एकजुट होकर उनको याद करते हुए विरोध कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। लेकिन अब श्रीनगर की पुलिस ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की है। साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करते हुए कई लोगों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है और पूरे पब्लिक ऑर्डर के नियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल में भेजने की बातें चल रही है। कई सारे मामलों में ये एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। आरोप लगाया गया है कि लोगों को गलत जानकारियां दी गई, जिससे हिंसा भड़क गई और विवाद इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस के साथ में हाथापाई भी हुई। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सीएनएन के सर्वेक्षण में एक बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका के अंदर 59% लोग ये मानते हैं कि अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि विरोध करते हैं। अमेरिका के लोगों का यह मानना है कि ईरान से जब अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है और ईरान के मिसाइल और ईरान के जो हथियार है वो अमेरिका तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर अमेरिका इस मामले पर क्यों अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है, क्यों इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल तो पूरे दुनिया के अंदर अशांति फैला रहा है, तो क्यों अमेरिका इजराइल का साथ देकर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। और इसीलिए सीएनएन ने सर्वे करके लोगों से सवाल पूछा था दोस्तों, और ये अमेरिका का सर्वे है, ये गलत तो होता नहीं है, ये घर में बैठकर नहीं बनाया जाता जैसे इंडिया के अंदर कुछ टीवी चैनल वाले घर में बैठकर सर्वे बना देते हैं। ये प्रॉपर तरीके से किया गया सर्वे है और सीएनएन के सर्वे में 59% अमेरिकी ईरान पर हमले का विरोध करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात एकदम सही है, ईरान के लोग भी जिस तरीके का हौसला रखते हैं अमेरिका को लेकर, उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका की छवि खुद की खराब हो रही है और अमेरिका जबरदस्ती का लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों, और अंत में उसे हार का ही सामना करना पड़ेगा। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
हाल ही में अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाब दिया तो हॉर्मुज का जो सकरा रास्ता है दोस्तों, जो स्ट्रेट है, उसमें एकदम स्थिति को ठप कर दिया गया है। यानी भारत का लगभग 60% जो तेल है वो ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो समुद्र का एरिया है दोस्तों, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोला जाता है, वहां से आता है। और 60% भारत का तेल सीधे तौर पर इससे प्रभावित होगा। वहां से भारत के टैंकर निकल नहीं पाएंगे तो फिर तेल भारत तक पहुंचेगा कैसे? ऐसे में दोस्तों तेल को लेकर यानी क्रूड ऑयल को लेकर संकट बढ़ सकता है। यही बड़ा कारण है कि अब दूसरा रास्ता ढूंढने की जरूरत है। या तो भारत दूसरे रास्ते से आएगा या फिर दूसरी जगह से तेल खरीदना पड़ेगा। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जिसको अब पूरी तरीके से हिंसा के चपेट में ला दिया गया है दोस्तों। यानी जितने भी ऑयल टैंकर यहाँ आसपास में भटक रहे हैं उनके ऊपर अटैक भी हुआ है। कई सारे ऑयल टैंकर को उड़ा दिया गया है। अब भारत को तेल लेने के लिए अफ्रीका से घूमकर जाना पड़ेगा और ये रास्ता और ज्यादा महंगा पड़ेगा और ज्यादा तेल इसे महंगा पड़ जाएगा दोस्तों, और लोगों को महंगे तेल भारत के अंदर मिलेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि रूस से तेल खरीदना चाहिए, अमेरिका के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की जनता को सस्ते तेल चाहिए और अमेरिका कोई नहीं होता जो भारत को बताए कि कहां से तेल खरीदे कहां से नहीं खरीदे। भारत एक आजाद देश है दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजाद करवाया था, ये दिन देखने के लिए नहीं कि अमेरिका बताएगा कि कहां से तेल खरीदना है कहां से नहीं खरीदना है। और इसी बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि हम अपने फैसले खुद से लेंगे, अमेरिका कौन होता है हमको बताने वाला। और इसी बात पर कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को जेल में भेजा गया था दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता एकदम 100% सही बात बोल रहे तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने केरल में भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच में मौन सहमति होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा इस विधानसभा चुनाव में जीतेगा क्योंकि राज्य बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि अपनी आबादी को प्रभावित ढंग से नियंत्रित करने वाले दक्षिण के राज्यों को कम संसदीय सीटों के साथ दंडित नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए इंटरव्यू को लेकर राज्यों के वित्तीय आवंटन को लेकर कहा कि किसी भी राज्य के साथ अगर कोई छोटा राज्य है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी केरल में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया दोस्तों, और कहा है कि एलडीएफ के लोग यानी लेफ्ट गठबंधन के लोग और बीजेपी के लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं। इनको लग रहा है कि ये आपस में साठगांठ कर लेंगे तो कांग्रेस पार्टी की यूडीएफ को हरा देंगे। लेकिन माहौल पूरी तरीके से केरल के अंदर यूडीएफ के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी केरला के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर असम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लिस्ट जारी की है। प्रदेश के अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। असम में 126 सीटों पर चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है। कांग्रेस ने चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश की है दोस्तों, और असम की सत्ता से 2016 से बाहर कांग्रेस की इस बार सत्ता में वापसी की उम्मीद की जा रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें केरल भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को केरल के राज्यपाल राजेंद्र वी आर्लेकर से प्रस्तावित मलयालम भाषा विधेयक को शीघ्र मंजूरी देने की अपील की है। उन्होंने इसे केरल की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने और लोगों के आत्मसम्मान को मजबूत करने वाला कदम बताया है। चंद्रशेखर ने कहा कि यह विधेयक शासन प्रशासन की प्राथमिक भाषा के रूप में मलयालम को बढ़ावा देने वाली है और इस दिशा में ये उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात करके राज्य के नाम को आधिकारिक तौर पर केरल की जगह केरलम करने की मांग की थी, जिस पर केंद्र सरकार अब मुहर लगाने जा रही है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को लग रहा है कि वो केरल के चुनाव से पहले ये बातें बोलेंगे तो केरल की जनता भाजपा से प्रभावित हो जाएगी। लेकिन बीजेपी की राजनीति और केरल की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। केरल के लोग बीजेपी को देखना तक नहीं चाहते। ऐसे में भाजपा के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो तरसों केरल में कभी तो जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कभी भी इस मामले पर सफल हो पाएगी? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को बीजेपी ने अंतिम रूप दिया है दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह इस बाबत दिल्ली के अंदर अंतिम फैसला लेंगे, ये बात तय है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है दोस्तों। अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया है। वो पिछली बार बीजेपी के कोटे से राज्यसभा गए थे। कुशवाहा को दिल्ली बुलाए जाने से चर्चा को बल मिल रहा है कि बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी आरएलएम के विलय का प्रस्ताव दिया है। बीजेपी के बुलावे पर कुशवाहा 2 फरवरी को दिल्ली पहुंच रहे हैं।
उपेंद्र कुशवाहा को कई मौके पर बीजेपी ने मदद किया है। ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ रहने पर ही उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत चमक सकती है। दोस्तों, बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा तात्कालिक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 2014 के अंदर 3 सीटें जीती थी। उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला था। बिना किसी सदन का सदस्य बने कुशवाहा के बेटे को बीजेपी की कृपा से बिहार का मंत्री बनाया गया। उन्हें राज्य में बीजेपी नहीं भेजा था। इतना ही नहीं, बिना विधायक वाले आरएलएम को 4 एमएलए वाली जीतन राम मांझी की पार्टी के बराबर विधानसभा सीटें भाजपा के साथ रहने के बदौलत ही मिली थी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की मिली भगत बीजेपी के साथ में एक बार फिर से सबके सामने है। दोस्तों, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनको राज्यसभा का टिकट मिल जाए, लेकिन राज्यसभा का टिकट फ्री में तो मिलेगा नहीं। फ्री में कोई लंच तो होता नहीं है, तो इसका मतलब बीजेपी में इनको अपनी पार्टी का विलय करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये करवाएंगे, ये एक बड़ा सवाल तो रहेगा ही। आप लोगों की इस पर जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, सत्तारूढ़ पार्टी ने दावा किया है कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के भीतर टिकट के लिए पैसे लेने का बड़ा घोटाला सामने आया है। टिकट लेकर पैसे लेने का घोटाला सामने आया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि एक ही विधानसभा क्षेत्र से जुड़े करीब 7 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए और ये दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी के एक ही पदाधिकारी ने ये सारे पैसे इकट्ठा किए थे। हरियाणा के अंदर पैसे देकर कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला था। खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। दोस्तों, ये आरोप तो लगाते ही रहते हैं और एक बार फिर से ये आरोप लेकर आए। इनको लग रहा है कि ऐसे आरोप लगाएंगे तो लोग मान जाएंगे। साथ ही साथ अली खामेनेई के मौत के मामले को लेकर बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह ने किया एक ऐसा पोस्ट जिसे लेकर शिया समाज के लोग नाराज हो गए। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध के बादल मंडराते जा रहे हैं, लेकिन एक गहरा असर लखनऊ की गलियों में देखा जा रहा है। लखनऊ की गलियां पूरी तरीके सूनी पड़ी है। दोस्तों, शिया समुदाय के लोग बीजेपी के प्रति नरम रुख रखते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही, राजनाथ सिंह के टाइम से ही उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का विधायक इस पूरे मामले को लेकर विवादित बयान दे रहा है और भाजपा के विधायक राजेश्वर सिंह ने विवादित टिप्पणी करते हुए विरोध प्रदर्शन की नैतिकता पर सवाल खड़ा करते हुए कह दिया कि ईरान के अंदर बच्चों की शादी अलाउ की गई है, अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी है। ऐसे मुद्दों का जिक्र करते हुए वो वैश्विक मानवाधिकार की आवाज और संगठित विरोध कहां था ये पूछ रहे हैं, यानी ऐसे मामले पर विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है, ये पूछकर कहीं ना कहीं समाज के लोगों को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।